भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 1907। राष्ट्रवाद की प्रगति। कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 1905। उदारवादी शब्द क्यों? सामाजिक आधार, योगदान एवं सीमाएं, मूलभूत दृष्टिकोण, राजनीतिक पद्धति। कांग्रेस का उग्रवादी चरण 1905 1907। उद्भव की परिस्थितियां। सामाजिक, उदारवादियों से मतभेद के बिंदु। राजनीतिक पद्धति, स्वदेशी आंदोलन। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907। सामाजिक आधार, संप्रदायवाद की प्रगति। सर सैयद अहमद खान की नीति 1880। शिमला प्रतिनिधि मंडल अक्टूबर 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906। उदारवादी चरण 1885 1905 ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक चरण को उदारवादी चरण क्यों कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक चरण यथा 1885 से 1905 के बीच के काल को कांग्रेस के उदारवादी चरण की संज्ञा दी जाती है। उदारवादी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। 1. इस चरण में कांग्रेस पर जेम्स मिल तथा एडमंड बक जैसे उदारवादी ब्रिटिश चिंतकों के विचारों का प्रभाव था। 2. उदारवादी नेताओं के द्वारा संवैधानिक तरीकों को अपनाने पर बल दिया जाना। उनका नारा था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। 3. वे क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते थे, उग्र सुधार अथवा लंबी छलांग में नहीं। 4. वे संसदीय राजनीति में विश्वास करते थे, आंदोलन में नहीं। 5. उनके द्वारा अपनाई गई राजनीतिक पद्धति को लोकप्रिय प्रार्थना, प्रतिवेदन एवं स्मरण पत्र का नाम दिया जाता है, अर्थात वे वर्ष में 3-4 दिनों के लिए एकत्रित होते, ब्रिटिश सरकारों को अपने पुराने प्रतिवेदनों की याद दिलाते तथा नए प्रतिवेदन प्रस्तुत करते, फिर आपस में विचार विमर्श कर वापस लौट जाते। इस प्रकार राजनीति उनके लिए मात्र अल्पकालिक पेशा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण का सामाजिक आधार है। उदारवादी नेतृत्व में अभिजातीय तत्वों की प्रधानता। 1. उदाहरण के लिए इनमें जमींदार, वकील, व्यापारी, पत्रकार, चिकित्सक, धर्मगुरु आदि शामिल थे। इसमें जनसामान्य का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था। 2. कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में 90% हिंदू तथा केवल 6.5% मुसलमान शामिल थे। 3. इन प्रतिनिधि मंडलों में सवर्णों की प्रधानता थी, इनमें 40% केवल ब्राह्मण थे। उदारवादी चरण का योगदान। 1. भारतीयों को आधुनिक राजनीति से परिचित करवाया। 2. उदारवादी राजनीति के दबाव में 1892 का अधिनियम, मतदान देने का अधिकार, पारित हुआ। 3. सबसे बढ़कर उदारवादी नेताओं ने धन की निकासी की अवधारणा देकर औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा कर दी, अर्थात उन्होंने श्वेतों के अधिभार की अवधारणा को गहरी चोट पहुंचाई। 4. धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित राजनीति को प्रोत्साहन मिला। उदारवादी चरण की सीमाएं। 1.
उदारवादी नेता संवैधानिक राजनीति में विश्वास करते थे, अर्थात वे क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते थे, लंबी छलांग में नहीं। 2. उन्हें जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था। वे महज शिक्षित भारतीयों को ही भारत का वास्तविक नागरिक मानते थे। 3. वे भारत की अवनति के लिए ब्रिटिश सरकार को नहीं, वरन भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों को उत्तरदायी मानते थे। 4. उदारवादी नेताओं का सामाजिक आधार अभिजात्य था तथा राजनीति उनके लिए महज अल्पकालिक पेशा थी। 5. उदारवादी चरण में कांग्रेस पर जमींदारों तथा पूंजीपतियों का प्रभाव था, अतः कांग्रेस के द्वारा किसानों तथा श्रमिकों के समर्थक कानून का विरोध किया गया। उदाहरण के लिए, कांग्रेस ने जहां एक तरफ 1885 के बंगाल रैयतवाड़ी कानून का विरोध किया, वहीं 1900 के पंजाब लैंड एलियनेशन कानून का विरोध किया। प्रश्न: कांग्रेस के उदारवादी चरण के सामाजिक आधार को स्पष्ट कीजिए तथा उस तथ्य पर प्रकाश डालिए कि इसने कांग्रेस की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। उत्तर: अगर हम उदारवादी चरण में कांग्रेस की राजनीति पर निगाह डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कांग्रेस का सामाजिक आधार उच्च मध्य वर्ग में तैयार किया था। कांग्रेस की पहली बैठक में एक बड़ी संख्या वकीलों की थी। उनके अतिरिक्त इसमें पत्रकार, व्यापारी, महाजन, धर्मगुरु सभी की उपस्थिति थी। कांग्रेस की उपर्युक्त सामाजिक संरचना ने निश्चय ही कांग्रेस को राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा। इसे हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। 1. चूंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने पेशे में सफल व्यक्ति थे, इसलिए राजनीति उनके लिए अल्पकालिक पेशा बनकर रह गई थी। 2. कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजी भाषी बुद्धिजीवी थे, इसलिए सामान्य जनता से न तो उनका संपर्क था और न ही जनता की शक्ति में विश्वास था। 3. इनकी अधिकांश मांगें मध्य वर्ग के हितों के अनुकूल थीं। 4. कुछ अवसरों पर उन्होंने जमींदारों एवं महाजनों के पशन में 2. सरकार के द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का भी विरोध कर दिया। उदाहरण के लिए 1885 का बंगाल रैयतवाड़ी कानून तथा 1900 का पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट आदि। प्रश्न: क्या उदारवादी चरण में कांग्रेस का नेतृत्व अभिजात्य ही बना रहा तथा जनसामान्य के मुद्दों एवं समस्याओं को अपने से दूर रखा? इस कथन के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न: क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरमलीय अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए थे? यूपीएससी 2017 150 शब्द। प्रश्न: नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए। यूपीएससी 2021 150 शब्द। उत्तर: 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस राजनीतिक जागृति का परिणाम थी जो 1870 एवं 1880 के दशक में उत्पन्न हुई थी। क्षेत्रीय स्तर पर पूना सार्वजनिक सभा से लेकर मद्रास महाजन सभा तक कई क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में गठित हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक समान मंच प्रदान करना था। इस रूप में कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा से जुड़ गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीयों को आधुनिक राजनीति से अवगत करवाया। सबसे बढ़कर उन्होंने राष्ट्रहित से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण मांगें उठाई, यथा प्रतिनिधित्वात्मक सरकार की मांग, प्रेस की आजादी, सिविल सेवा का भारतीयकरण, भारतीय उद्योगों को सुरक्षा, भू राजस्व की दर कम करना आदि। फिर भी
उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को रोकना। इसलिए उदारवादी कांग्रेस को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। दादाभाई नौरोजी जैसे उदारवादी नेताओं ने धन की निकासी के मुद्दे को गंभीरता से उठाया, परंतु उपर्युक्त योगदान के बावजूद उनकी कुछ निश्चित सीमाएं भी बनी रहीं, जो इस प्रकार हैं। 1. राजनीति उनके लिए अल्पकालिक पेशा बनी रही तथा कांग्रेस का अधिवेशन महज एक वार्षिक सम्मेलन बनकर रह गया। फिर व्यवहार में कांग्रेस मुट्ठी भर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों का क्लब बनी रही। 3. सामान्य जनता से न तो उनका संपर्क था और न ही जनता की शक्ति में उनका विश्वास था। 4. उनके द्वारा अपनाई गई प्रार्थना, प्रतिवेदन और स्मरण पत्र की पद्धति को उग्रवादी नेताओं ने खारिज कर दिया तथा उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। इसलिए कांग्रेस के उदारवादी चरण में राष्ट्रीय आकांक्षा एवं वास्तविक उपलब्धि के बीच एक बड़ी खाई बनी रही। उग्रवादी चरण 1905-1907 की 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना आरंभ हो गई थी। अरविंद घोष ने अपने एक पैम्फलेट न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड में उदारवादी राजनीति की क्रमबद्ध आलोचना प्रस्तुत की। फिर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता के रूप में उभरे। उधर पंजाब के एक उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने 1893 तथा 1900 के बीच होने वाले कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रकार 1900 ईस्वी तक कांग्रेस के अंदर एक दूसरा गुट उभर चुका था। उग्रवाद के उद्भव के कारण। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उद्भव का कारण उदारवादी राजनीतिक विफलता में निहित था? उग्रवाद के उद्भव का एक कारण उदारवादी राजनीति से मोहभंग अवश्य था, परंतु यह एकमात्र कारण नहीं था, अपितु उग्रवाद की जड़ समकालीन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में निहित थी। 1. औपनिवेशिक सरकार की प्रतिगामी आर्थिक नीतियों ने उग्रवाद के उदय का आधार तैयार किया। देश की आर्थिक स्थिति औपनिवेशिक शोषण की वजह से दयनीय हो रही थी। ग्रामीण गरीबी, दरिद्रता, प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, महामारी आदि से जनता परेशान थी, परंतु ब्रिटिश सरकार संसाधनों के अधिकाधिक दोहन की नीतियों के क्रियान्वयन में लगी हुई थी। 2. बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रति शिक्षित युवाओं में प्रतिक्रिया हुई। 3. भारतीय सुधारकों यथा दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी तथा स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों के द्वारा प्रेरित भारतीय गौरव की भावना का प्रभाव पड़ा। 4. लॉर्ड कर्जन की नीतियों की वजह से भी उग्रवादी विचारधारा का तीव्र प्रसार हुआ। कर्जन ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। उसने भारतीयों को संवैधानिक एवं प्रशासनिक अधिकार देने के बदले सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। उसने भारतीयों को उच्च सरकारी पदों के अयोग्य करार दिया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ई द्वारा इसके सदस्यों की संख्या घटा दी। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 ई के माध्यम से उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया तथा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 ई के माध्यम से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया। उसका सबसे विवादास्पद कार्य बंगाल विभाजन था, जिसका मुख्य उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना था। इस घटना ने बंगाल में उग्रवादी और सरकार विरोधी गतिविधियां तीव्र कर दी। 5. अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य 1896 में इथियोपिया के हाथों इटली की पराजय तथा 1905 में जापान के हाथों रूस की पराजय जैसी घटनाओं का प्रभाव।
उदारवादी तथा उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद के बिंदु तथा कांग्रेस की राजनीति पर उसका प्रभाव। अगर हम उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं तो निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं। 1. सामाजिक संरचना। अगर उदारवादी नेता उच्च वर्ग का नेतृत्व करते थे तो उग्रवादी निम्न मध्य वर्ग का नेतृत्व करते थे। 2. उद्देश्य के स्तर पर कोई विशेष मतभेद नहीं था क्योंकि उग्रवादी समूह से ही सही उदारवादियों ने भी स्वराज्य अथवा स्वशासन का उद्देश्य अपना लिया था। 3. दृष्टिकोण। उदारवादी नेताओं का विचार पाश्चात्यवादी था। उन्हें पाश्चात्य विचारधारा और पश्चिमी संस्थाओं में गहरा विश्वास था। वहीं उदारवादियों के द्वारा ब्रिटिश जनमत से की गई अपील को राष्ट्रीय अपमान मानते थे। उग्रवादियों को भारतीय अतीत एवं संस्कृति में गहरी आस्था थी। उनका मानना था कि तकनीकी के क्षेत्र में पश्चिमी देश भारत से आगे हैं, परंतु भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है। 4. राजनीतिक पद्धति। उदारवादियों की प्रार्थना, प्रतिवेदन और स्मरण पत्र की पद्धति को उग्रवादी नेता राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। बदले में उग्रवादियों का मुख्य बल निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति पर था। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। प्रभाव। उग्रवादी आंदोलन के बढ़ते हुए दबाव ने कांग्रेस की राजनीति को एक अलग प्रकार की दिशा दे दी। कांग्रेस ने प्रतिवेदन की राजनीति को छोड़कर आंदोलन की राजनीति को अपना लिया, जिसका परिणाम था 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। उग्रवादियों की सीमाएं। उग्रवादी राजनीति की निम्नलिखित सीमाएं थीं। यद्यपि उन्होंने अंतिम लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज को मान लिया था, किंतु इस लक्ष्य में स्पष्टता नहीं थी। उग्रवादी नेताओं ने हिंदू पुनरुत्थानवाद पर बल दिया। हालांकि इस नारे के आधार पर अशिक्षित भारतीयों को कुछ हद तक संगठित किया जा सका, किंतु इसके कारण संप्रदायवाद को बल मिला। उन्होंने भारतीय किसानों की वर्गीय मांगों को नहीं उठाया, कभी भी कर रोको आंदोलन को प्रोत्साहित नहीं किया। इसकी वजह थी कि बहुत सारे उग्रवादी नेता स्वयं जमींदार एवं भूस्वामी थे। उनका तर्क ये था कि भारतीय किसानों का मुद्दा समाज को विभाजित कर सकता है। प्रश्न। लॉर्ड कर्जन ने एक अनजान उत्प्रेरक की भूमिका निभाई तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति एवं ऊर्जा प्रदान कर दी। उत्तर। ये भी इतिहास की एक विडंबना है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन भारत में कांग्रेस को शांतिपूर्ण मौत देने की प्रतिबद्धता के साथ आया था, परंतु इसके विपरीत उसने कांग्रेस को एक नई गति एवं ऊर्जा प्रदान कर दी तथा कांग्रेस की राजनीति को प्रतिवेदन से आंदोलन की ओर मोड़ दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन एक के बाद दूसरी प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाता रहा। उदाहरण के लिए 1899 का नगर निगम अधिनियम लाकर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम करना, 1904 के कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बढ़ाना और सबसे बढ़कर उसने 1905 में बंगाल विभाजन का कदम उठाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर दिया। कर्जन के द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कदमों का परिणाम हुआ कांग्रेस के अंदर उग्रवादियों का मजबूत होना। अब तक उग्रवादी महज विचारों तक ही सीमित रहे थे, परंतु बंगाल विभाजन के पश्चात उन्हें क्रियान्वयन का अवसर मिला। इसी का परिणाम था स्वदेशी आंदोलन, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता को बढ़ा दिया। इस प्रकार
कर्जन ने भारतीय राष्ट्रवाद में अनजान उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के संगठन से जुड़ा है। स्वदेशी आंदोलन का प्रबल केंद्र बंगाल रहा, जहां से ये देश के अन्य हिस्सों में प्रसारित हुआ। इस आंदोलन के दौरान पहली बार ग्रामीण एवं शहरी छात्र, युवक, महिलाएं सभी सक्रिय राजनीति में आए। स्वदेशी आंदोलन की विशेषता ये थी कि इसका दायरा महज राजनीति तक सीमित नहीं था। कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का असर पहुंचा। वस्तुतः स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में पैदा हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया। यद्यपि घोषित रूप में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का कारण प्रशासनिक पुनर्व्यवस्थापन को बताया, किंतु उसका वास्तविक उद्देश्य भारत में मुस्लिम जनसंख्या को राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर खींचकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। किंतु स्वयं लॉर्ड कर्जन को यह अनुमान नहीं था कि बंगाल विभाजन इतना व्यापक एवं उग्र प्रतिरोध को जन्म देगा। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन का क्रियान्वयन हुआ तथा इस दिन बंगाल के राष्ट्रवादियों ने एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रारंभ हुए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। 1. रचनात्मक स्वदेशी अथवा आत्मशक्ति आंदोलनकारी नेताओं का यह मानना था कि सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए जनता का प्रत्येक मामले में स्वावलंबी होना आवश्यक है, क्योंकि स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर एवं आत्मविश्वास के साथ जुड़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर 1904 से लेख लिखकर लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे थे। अतः आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु स्वदेशी उद्योग धंधे, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आदि स्थापित करने की दिशा में व्यापक प्रयास प्रारंभ हो गए। 1905 में प्रथम औद्योगिक सम्मेलन रोमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में बनारस में आयोजित किया गया। पी. राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी संस्था स्वदेश बांधव समिति द्वारा बारीसाल में गांवों के विकास का कार्यक्रम चलाया। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की। 2. राजनीतिक उग्रवाद। अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पाल राजनीतिक उग्रवाद पर बल दे रहे थे। अरविंद घोष ने ही निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा रखी, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य शामिल थे। 3. क्रांतिकारी राष्ट्राध्यक्ष प्रमथ मित्र तथा बारिंद्र कुमार घोष जैसे युवा नेताओं के द्वारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इनके द्वारा 1902 में बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार। ये बंगाल से आरंभ हुआ तथा बंगाल से इसका विस्तार पंजाब, महाराष्ट्र एवं दक्षिण में मद्रास में हुआ। आंध्र प्रदेश में यह एक नए नाम से प्रचलित हुआ। यहाँ इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के एक प्रेरक तत्व स्वामी विवेकानंद रहे थे, परंतु धीरे धीरे बंगाल पर तिलक के जुझारू राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ने लगा था। परंतु बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मौलिक स्वर आर्थिक ही रहा था। महाराष्ट्र भी स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण गढ़ था। यहाँ स्वदेशी आंदोलन को संगठित करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक ने किया।
परंतु जहां बंगाल के आंदोलन का मुख्य स्वर आर्थिक था, वहीं महाराष्ट्र के आंदोलन का स्वर मुख्यतया धार्मिक था। तिलक ने धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर लोगों को संगठित करने का काम किया। तिलक ने 1896 में गोरक्षा समिति का गठन किया तथा इस मुद्दे पर लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। फिर 20वीं सदी के आरंभ में उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया। योगदान 1. पहली बार कांग्रेस प्रतिवेदन से आंदोलन की राजनीति की ओर मुड़ी। 2. स्वदेशी आंदोलन के मध्य वे तमाम प्रवृत्तियां विकसित हुई जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना प्रभाव बनाए रखा, यथा स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन। इसने आगे गांधीवादी आंदोलन का भी मार्ग तैयार कर दिया। 3. स्वदेशी आंदोलन के दबाव में सरकार ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। 4. देशी उद्योग के रूप में बंगाल में प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा बंगाल केमिकल्स तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा एक नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई। बहिष्कार की नीति के कारण भी देशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला तथा इसके अतिरिक्त बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र में भी भारतीय पूंजी का विस्तार हुआ। 5. देशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिला क्योंकि उग्रवादी नेताओं और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के द्वारा उग्र विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए देशी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। 6. देशी कला के विकास में भी इस आंदोलन का योगदान रहा। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा मुगल चित्रकला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। सीमाएं 1. स्वदेशी आंदोलन के नेता मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे। इसका महत्वपूर्ण कारण मुस्लिमों के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया जाना था। इस आंदोलन में हिंदू धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल आदि ने भी मुसलमानों को स्वदेशी आंदोलन से अलग रखा। 2. स्वदेशी आंदोलन बंगाल के किसानों को आकर्षित नहीं कर सका क्योंकि नेताओं ने प्रगतिशील कृषि कार्यक्रमों को नहीं अपनाया। स्वदेशी आंदोलन का समाप्त होना। स्वदेशी आंदोलन के खतरे को सरकार भांप गई थी, अतः साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के रूप में इसे शक्तिशाली दमनकारी कदम का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस में उभर रहे आपसी मतभेद ने उग्रवादियों तथा उदारवादियों के मध्य की खाई इतनी गहरी कर दी कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। स्वदेशी आंदोलन के पास कोई प्रभावी संगठन का नहीं होना। उदारवादी एवं उग्रवादी दल के बीच मतभेद। स्वदेशी आंदोलन के मध्य ही उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच मतभेद उभर कर आए। मतभेद के निम्नलिखित बिंदु थे। 1. उदारवादियों का मानना था कि बंगाल का विभाजन महज बंगाल की समस्या है, अतः स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित होना चाहिए, किंतु उग्रवादी बंगाल विभाजन की समस्या को अखिल भारतीय समस्या मानते थे तथा इसका विस्तार संपूर्ण देश में करना चाहते थे। 2. उदारवादी बहिष्कार की नीति को केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना चाहते थे। सूरत का विभाजन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में तिलक का नाम प्रस्तावित किया, किंतु मेहता गोखले गुट ने दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित कर उग्रवादियों को मात दे दी तथा उग्रवादी दादा भाई नौरोजी की उम्मीदवारी का विरोध नहीं कर सके, किंतु उग्रवादी समूह के दबाव में कांग्रेस को स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे 4 भारी भरकम प्रस्ताव स्वीकार करने पड़े।
जब कलकत्ता अधिवेशन से उदारवादी नेता लौट रहे थे तो अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे। अब 1907 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में होने वाला था। चूंकि नागपुर उग्रवादियों का गढ़ था, इसलिए गोखले मेहता गुट ने अंतिम समय में अधिवेशन का स्थान नागपुर की जगह सूरत को तय किया। उस समय उग्रवादी गुट में यह अफवाह चरम बिंदु पर थी कि उग्रवादियों ने कलकत्ता अधिवेशन में जो रियायतें प्राप्त की हैं, उदारवादी नेता सूरत अधिवेशन में उन्हें समाप्त करने वाले हैं। इसलिए उग्रवादी प्रत्येक स्थिति में अपने अध्यक्ष को चाहते थे। अतः एक बार फिर उन्होंने तिलक का नाम प्रस्तावित किया, किंतु मेहता गोखले गुट ने तभी एक उदारवादी नेता रास बिहारी घोष का नाम मनोनीत किया, किंतु उग्रवादियों ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा कांग्रेस पंडाल में बलवे शुरू हो गए। इसकी परिणति सूरत के विभाजन के रूप में हुई, अर्थात उदारवादियों ने एक नया संविधान लाकर उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया। संप्रदायवाद की प्रगति। संप्रदायवाद एक आधुनिक विचारधारा है तथा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे विकसित होने का पूरा अवसर मिला। संप्रदायवाद यह मानकर चलता है कि एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हित दूसरे धार्मिक संप्रदाय के उन हितों से पृथक होते हैं। फिर भी इसे संप्रदायवाद का उदारवादी चरण मान सकते हैं। परंतु जब संप्रदायवाद ऐसा मानने लगता है कि एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हित दूसरे संप्रदाय के उन हितों के विरोधी होते हैं, तो संप्रदाय उग्र चरण में पहुंच जाता है। भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद को प्रेरित करने वाले कारक। 1. 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन से पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को बल मिला तथा संप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिला। 2. ब्रिटिश इतिहास लेखन एवं जनगणना जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश विद्वान के द्वारा भारतीय इतिहास के हिंदू काल और मुस्लिम काल में विभाजन से संप्रदायवाद को बल मिला। 3. सर सैयद अहमद खान की अवसरवादी नीति तथा उनके द्वारा ये घोषित किया जाना कि हिंदू एवं मुसलमान दो पृथक कौम हैं। वस्तुतः 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलजुल कर अपनी भूमिका निभाई थी, किंतु ब्रिटिश ने 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम करार दे दिया। फिर ब्रिटिश ने इस विद्रोह के पश्चात मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई। परिणामतः शिक्षा एवं सरकारी सेवा में मुस्लिम पहले से ही पिछड़े हुए थे, वे अब और भी पिछड़ते चले गए। इस बात को सबसे पहले महसूस किया सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान, जो 1870 के दशक में राष्ट्रवादी रहे थे, 1880 के दशक में आकर राजपक्षधर हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ब्रिटिश समर्थन के बिना मुस्लिम समाज का उत्थान संभव नहीं है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो मुस्लिम संप्रदायवाद की आधारभूत संरचना सर सैयद अहमद खान ने ही निर्मित कर दी। उन्होंने भारत में एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था के विकास को हतोत्साहित किया, क्योंकि उनका मानना था कि इन संस्थाओं का विकास मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। शिमला प्रतिनिधि मंडल। अक्टूबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां के अधीन 35 कुलीन मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा उसके समक्ष मांग रखी कि साम्राज्य में अर्पित की गई सेवा के बदले हमें जनसंख्या से अधिक मताधिकार मिले। मुस्लिम लीग का गठन। दिसंबर 1906 में ढाका में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने आरंभ में ब्रिटिश राजपक्षधर नीति अपना ली।